थिएटर जो प्रोफेशनल थिएटर है वो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो थिएटर की तरफ से कमिटमेंट था, जैसे हम लोग जिस कमिटमेंट से काम करते थे उस कमिटमेंट की अब कमी हो रही। और जैसे लोग कहते हैं कि लखनऊ के लोग जब बम्बई जाते हैं तो कहते हैं भाई बम्बई की लाइफ बड़ी फास्ट है, मुझे जमा नहीं। आई लाइक बम्बई वेरी मच। तो क्या होता है कि जब आप पर्दे के ऊपर आते हैं, चाहे आप छोटे पर्दे पे आए बड़े पर्दे पे आए, सो यू गेट लॉट ऑफ रिकॉग्निशन। तो उसकी वजह से अब लोग बहुत आ रहे हैं इस फील्ड में। आज हम एक ऐसी शख्सियत से बात करेंगे जिन्होंने 20 साल की उम्र में अपना पहला स्टेज प्ले कर लिया था। 44 की उम्र में उन्होंने छोटे पर्दे पर कदम रखा और 69 साल की उम्र में इश्कजादे फिल्म से घर घर में अपनी पहचान बनाई। इन्होंने स्टेज आर्टिस्ट के तौर पे तकरीबन 1000 से ज़्यादा शोज़ करे हैं और लखनऊ के सबसे पुराने एमेच्योर थिएटर ग्रुप दर्पण को तकरीबन 40 साल तक लीड किया है। इसके सिवा चाहे रेडियो हो या छोटे पर्दे का बहुचर्चित सीरियल सीआईडी हो या फिर मुल्क, रेड, बाटला हाउस, परमाणु, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर जैसी चर्चित फिल्में हों या फिर आश्रम और मुंबई डायरीज जैसी वेब सीरीज़ हो, इन्होंने हर प्लेटफॉर्म पे अपनी अमिट छाप छोड़ी है। साथ ही साथ इन्होंने मुक्ति भवन जैसी ऑफबीट फिल्में भी करी हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पे कई अवार्डों से नवाजी जा चुकी हैं। और कमाल की बात यह है कि एक समय तक ये पेशे से एक्टर थे ही नहीं। तो आज हमारे बीच में हैं डॉक्टर अनिल रस्तोगी जी, जो कि CDRA से बतौर साइंटिस्ट रिटायर हो चुके हैं और थिएटर और फिल्म की दुनिया में एक जानी मानी हस्ती हैं। सोशो टैब के पॉडकास्ट सोशल सॉर्टीज विद फ्लाई बाय अभय में आपका स्वागत है सर। थैंक यू। तो सर, हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आपको एक्टिंग का कीड़ा पहले लगा या फिर साइंटिस्ट बनने का? नहीं, देखिए, मैं शुरू से ही मैं साइंटिस्ट बनना चाहता था। एक्चुअली मेरे ब्रदर चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मेरे फादर भी चाहते थे। उस समय दो ही कैरियर माने जाते थे, एक डॉक्टर एक इंजीनियरिंग। तो वो चाहते थे मैं डॉक्टर बनूं। खैर मुझे वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन साइंटिस्ट में ज़रूर बनना चाहता था। आई रिमेन्ड साइंस स्टूडेंट ऑल थ्रू। और उस साल इत्तेफाक से जब मैंने 62 में बायोकेमिस्ट्री किया तो 62 में बायोकेमिस्ट्री केम एज ए सेपरेट डिपार्टमेंट ओके इन लखनऊ यूनिवर्सिटी। वो पहले इट वाज पार्ट ऑफ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मुझे ये पता लगा कि भाई बायोकेमिस्ट्री का तो बड़ा स्कोप है। तो मैंने उसमें एडमिशन लिया। सिंस आई हैड गुड मार्क्स आई गॉट एडमिटेड। तो बायोकेमिस्ट्री मैंने MSc किया 62 में। और मेरा थिएटर भी लगभग तभी शुरू हुआ। बचपन से मैंने कभी स्कूल कॉलेज में नहीं किया था। अच्छा। और देखता ज़रूर था, लेकिन हमारे मोहल्ले में, हमारे घर के से थोड़ी दूर बाग मक्का में थिएटर होता है। उससे मेरे एक मामा जी थे, वो काम करते थे। तो कभी कभी मैं देखने जाता था तो बड़ा अच्छा लगता था। फिर जब मुझे मौका मिला स्टेज पे आने का तो आई इमीडिएटली एक्सेप्टेड इट। और उसके बाद हुआ ये कि उसकी बड़ी तारीफ़ हुई, ख़ास करके जो हमारे मोहल्ले के अड़ोस पड़ोस के लोग थे, सबने बड़ा अप्रिशिएट किया। मैंने कहा यार ये तो बड़ी अच्छी चीज़ है भाई, कुछ करने से आपको एक रिकॉग्निशन मिलता है। तो धीरे धीरे फिर मुझे कुछ लोग ऐसे मिलते गए। थिएटर के लोग मिले। एक राजेश्वर बच्चन जी थे, चौक में रहते थे, उनका मेरा साथ हुआ। उन्होंने मुझे और इम्पीटस दिया और मुझे ये बताया कि थिएटर कैसे हो सकता है, थिएटर के नुआंसेस मुझे सिखाए। तो मुझे लगा है तो इट्स अ वेरी गुड पावर ऑफ एक्सप्रेशन। तो धीरे धीरे वो चलता रहा। फिर मैंने कई डायरेक्टर्स के साथ काम किया। और CDRI में मैं थिएटर नहीं करता था। मुझे डर लगता था कि यहाँ अगर पता लगा कि थिएटर करते हैं। लेकिन इत्तेफाक से हमारे जो सेक्रेटरी थे वहाँ, कल्चरल सेक्रेटरी थे CDRI के, उनको मैंने एक बार अपने प्ले में इनवाइट किया। बोले यार ये तो तुम बड़ा अच्छा काम करते हो, व्हाई डोंट यू डू इन CDRI। तो मैंने साहब CDRI में भी थिएटर शुरू किया। और उसमें जो हमारे एक सीनियर उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने हमें CDRI में जो स्टेज था वो नीचा था, उन्होंने स्टेज ऊपर करा दिया, लाइट्स वाइट्स लगवा दी। सो दैट वे आई मस्ट से दैट आई गॉट गुड सपोर्ट फ्रॉम CDRI ऑल्सो।
दैट इज़ वाई आई कुड कैरी माई साइंस एंड थिएटर बोथ साइमल्टेनियसली टुगेदर। तो थिएटर आप शौकिया ही कर रहे थे? मैं शौकिया ही कर रहा था और आज भी शौकिया ही करता हूँ। ओके। क्योंकि थिएटर जो प्रोफेशनल थिएटर है वो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी जॉब कर रहा था। हाँ हाँ। और प्रोफेशनल थिएटर अगर हिंदी का आप देखें तो बहुत ज़्यादा है भी नहीं, बहुत लिमिटेड है जो हमारे पर्टिकुलरली इस बेल्ट में, यूपी बेल्ट में, बिहार में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में जो हिंदी की बेल्ट है। दिल्ली में शायद अब थोड़ा प्रोफेशनल थिएटर शुरू हुआ हो, बॉम्बे में हिंदी थिएटर भी है प्रोफेशनल, लेकिन वो भी अभी नया ही है, बहुत पुराना नहीं है। ये कुछ दुर्भाग्य रहा हिंदी थिएटर का कि हिंदी थिएटर कमर्शियल नहीं हो पाया। तो मैं भी अमेचर ही रहा हूँ। मुझे लगता है कि जो मेरा सर्वाइवल है वो अमेचर थिएटर की वजह से ही है, क्योंकि अगर मैं प्रोफेशनल थिएटर करता होता तो शायद फिर मेरा वो जो कमिटमेंट जो मेरी और चीज़ों में रहा है, जो मेरे अपने सब्जेक्ट में रहा, जो मेरे अपने जॉब में रहा है, वो शायद फिर मैं शायद नहीं हो पाता। तो थिएटर, और मुझे लगता है हिंदी थिएटर हैज़ ग्रोन वेरी वेल एज अमेचर थिएटर। सर, फिल्म इंडस्ट्री में देखें तो जनरली सक्सेसफुल लोग जो हैं वो प्रोफेशनल थिएटर वाले लोग ही हैं। जैसे कि पुराने समय में हम देखें ओमपुरी साहब हो गए, नसीर साहब हो गए, अभी रिसेंट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी हैं, बीच में पहले हमारे क्या वाजपेयी साहब थे, मनोज वाजपेयी जी। आपकी नज़र में क्या आपने देखा है कोई एमेच्योर जो आर्टिस्ट है वो इतनी सक्सेस पा पाया हो? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, ये लोग भी प्रोफेशनल थिएटर इसलिए कर पाए कि इनको एक बार जब रिकग्निशन मिल गया फिल्म में जी। क्योंकि थिएटर की कुछ हिंदी में ऐसी परंपरा रही कि लोग पास से देखने के आदी रहे। हाँ। और मुझे लगता है कि जब ये नसीर साहब वगैरह ने भी जो थिएटर जब शुरू किया होगा तो चूँकि इनको कुछ फिल्म में काम वगैरह मिल चुका था, इनकी एक आइडेंटिटी बन चुकी। जी जी जी। तो जब आपकी एक आइडेंटिटी बन चुकी है तो आप वहाँ पर जो थिएटर जब देखने जाते हैं तो आप वहाँ थिएटर तो देखते ही। आज मैं आपको बताऊँ, यहाँ कुछ ग्रुप्स करते हैं, फेस्टिवल करते हैं, उसमें ज़्यादातर जो ग्लैमर होता है, जो एक रेगुलर थिएटर ऑडियंस है जो थिएटर को देखती है, करती है, पसंद करती है, वो नहीं मिलती उसमें। वो उसमें जो ग्लैमर है वो देखने के लिए जाते हैं। भाई इस प्ले में नसीर साहब है, चलो नसीर साहब देखने, इस प्ले में शबाना जी काम कर रही हैं। तो उसकी वजह से भी ये थिएटर एक कमर्शियल थिएटर डेवलप होता गया और कुछ लोगों ने फिर बाद में थिएटर से अपनी पहचान बनाई। लेकिन शुरू में मुझे लगता है कि जो हिंदी थिएटर में जो कमर्शियल थिएटर आया है वो बिकॉज ऑफ द ग्लैमर, जो ये जो आर्टिस्ट लोग जैसे ओमपुरी साहब करते थे, या मान ली किसी प्ले में अमरीश पुरी जी की एंट्री हो जाए, आप देखिए गेट क्रैश हो जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये भी वजह रही, क्योंकि अभी भी आप देखिए जो थिएटर, क्योंकि जो असली थिएटर देखने वाली जनता है वो थिएटर देखने जाती, वो ग्लैमर पर नहीं जाती। लेकिन अगर हम ओमपुरी साहब हो गए, नसीर साहब हो गए, अनुपम खेर साहब हो गए, या फिर आज के दिनों के आप देखें तो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, मनोज वाजपेयी हो गए, इन लोगों ने अपने कैरियर में बहुत ही स्ट्रगल के साथ शुरुआत हुई। ऐसा सुनने में आता है उनकी कहानियों से, उनके इंटरव्यू से, कि उन्होंने कई कई दिन भूखे पेट गुजारे हैं, लोगों से उधार लेकर के पैसे उन्होंने दिन काटे हैं, तब कहीं जा कर के उनको सक्सेस मिली है। तो इन लोगों ने इस लाइन में बहुत ही बुरे दिन देखे हैं, स्ट्रगल किया है। बहुत स्ट्रगल किया है। मैं 2 एपिसोड जानता हूँ। एक ओमपुरी जी का एपिसोड है, वो यहाँ पर आए हुए थे लखनऊ में, जो हमारे बहुत मशहूर राइटर हैं, मैंने कहा ना मेरे दिमाग से नाम स्लिप करने लगे हैं। तो ओमपुरी जी बता रहे थे कि वो कोई फिल्म करने के लिए पंजाब गए जी, और उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन होते नहीं थे। जब वो वहाँ पर पहुँचे पता लगा साहब वो फिल्म की शूटिंग पोस्टपोन हो गई। उनको इत्तला दी गई थी, उनको शायद मिली नहीं। अब वो कहने लगे अनिल जी मेरे पास लौटने के पैसे नहीं थे, मैं कैसे लौटता। इसी तरीके से एक दीनानाथ जी थे आकाशवाणी में, उनके काउंटर पार्ट मुंबई में थे माथुर साहब जी, तो गिरजा प्रसाद माथुर। वो बताने लगे कि राज बब्बर साहब का एक किस्सा, कि राज बब्बर साहब एक दिन आए और बोले गिरजा भाई मुझे दिल्ली जाना हो, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मुझे एक बुकिंग दे दीजिए आप। जी जी। तो अब बिना बुकिंग रिकॉर्डिंग के चेक देना एक रिस्की काम था, लेकिन उन्होंने बोला कि मुझे कॉन्फिडेंस था राज के ऊपर, राज वॉज ए गुड आर्टिस्ट। उन्होंने उनको वो चेक वहाँ पर दिलवा दी और वो साहब वो लेकर के
वो दिल्ली चले गए, वहाँ आ गए। जब वो वहाँ से वापस आए तब उन्होंने रिकॉर्डिंग करा दी। तो जाहिर है कि इन लोगों ने बड़ी स्ट्रगल की है और बहुत स्ट्रगल करके आगे बढ़े हैं। लेकिन बिना स्ट्रगल के जो कहावत है ना, रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, फिर देखिए ये लोग कैसे चमक करके आ गया है। बिल्कुल। क्योंकि इन लोगों को कोई विरासत में चीज़ें नहीं मिली थी जी। ये लोग अपने पैरों पर खुद खड़े होकर के बड़े हुए। चाहे राज बब्बर साहब हों, चाहे ओमपुरी जी हों, चाहे मनोज वाजपेयी जी हों, चाहे नवाजुद्दीन हो। जी। नवाजुद्दीन तो हमारे BNA के पढ़े हुए थे, फिर NSD के। मैंने भी उनके साथ एक फिल्म की है, बाबू मोशाय बंदूकबाज। इज़ अ वेरी गुड एक्टर। तो देखिए मेरा मानना है, मैं जो स्टूडेंट्स को बताता भी हूँ कि अगर आपको इस लाइन में, आज क्या है, ये बहुत लुक्रेटिव बिजनेस हो गया है, ये लुक्रेटिव प्रोफेशन हो गया है एक्टिंग जो है। हम लोगों ने जब थिएटर शुरू किया था उस ज़माने में जो थिएटर होता था दैट यूज्ड टू बी जस्ट फॉर थिएटर। उसकी कोई ओपनिंग्स नहीं होती थी और हम स्वांता सुखा ही करते थे। लोगों को इनवाइट करते थे, लोगों को फ़ोन करते थे, बुलाते थे कि भाई आप मेरा नाटक देखने के लिए आइए। कैसे पैसे जुटाते थे वो भी बड़ा मुश्किल होता था क्योंकि कोई स्कोप नहीं था। बाद में क्या हुआ कि हम लोग ही फिर उनमें से कुछ रेडियो आर्टिस्ट हो गए, लेकिन रेडियो पे पेमेंट बहुत कम होता था। मुझे याद है 25 रुपये एक प्ले की रिकॉर्डिंग के मिलते थे और सब्सिक्वेंट ब्रॉडकास्टिंग फी जो आती थी 6.25 रुपये की चेक आती थी। हालांकि वो भी उस समय थोड़े बहुत होते थे। फिर 1975 में दूरदर्शन आया तो हम लोग फिर दूरदर्शन की तरफ आकर्षित हुए। दूरदर्शन में ऑडिशन दिया, वहाँ पास हुए तो वहाँ थोड़ा पेमेंट होने लगा। लेकिन दूरदर्शन और आकाशवाणी की लिमिटेशन ये थी कि उनमें लिमिटेड बुकिंग मिलती थी। अगर आपको महीने में एक बुकिंग मिल गई या 2 महीने में एक बुकिंग मिल गई, दैट इज़ मोर देन इनफ। क्लोज बुकिंग आपको नहीं मिल सकती है। अगर आप बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, कहीं पर आपके ख़ास रोल की ज़रूरत है तो आपको दूसरी बुकिंग एज ए स्पेशल परमिशन मिल जाएगी, डायरेक्टर से लेकर के होती थी, नहीं तो होता नहीं था। तो दैट वे कोई स्कोप नहीं था, सब स्वांता सुखाए करते थे। लेकिन अब से जब से मीडिया का एक्सपेंशन हुआ, उस समय सिर्फ DD1 हुआ करता था। जी। जब से ये चैनल्स आए, चैनल्स ने डेली सोप्स बनाने शुरू किए, एक स्टोरी जो है साल भर, 2 साल, 3 साल, 4 साल चलने लगी। पहले जब DD1 था उसमें 13 एपिसोड्स की एक सीरीज बनती थी, बहुत हो गई 26 एपिसोड की हो गई, और बड़ी बनी तो 52 एपिसोड की हो गई, और वो हफ्ते में एक दिन करके आता था। फिर ये डेली सोप्स बनने शुरू हो गए वहाँ। तो उससे क्या हुआ कि आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगी। तो यही आर्टिस्ट जो कि थिएटर करते थे, और उस समय ज़्यादातर जो लोग थिएटर भी करते थे वो सिर्फ थिएटर नहीं करते थे, जॉब्स करते। जैसे मैं CDRI में जॉब करता था, हमारे दोस्त उर्मिल कुमार थपलियाल आकाशवाणी में थे, हमारे दोस्त विजय वास्तव जी लेबर कमिश्नर ऑफिस में काम करते थे। तो जितने लोग थे वो सब कहीं ना कहीं एम्प्लॉयड थे, क्योंकि थिएटर ब्रेड एंड बटर नहीं दे पाता। आज चीज़ें बदल गई हैं। आज अगर आपने अगर सिंसियरली थिएटर किया है, आपकी उसमें ग्रोथ हुई है, तो आपको आज मीडिया लेने को तैयार है। आपको दूरदर्शन के लिए भी आपको चांसेस मिल सकते हैं, फिल्म में भी आपको इसको मिल सकता है। तो इस वजह से अब BNA में बहुत बच्चे एडमिशन लेने को तैयार रहते हैं, NSD बहुत बच्चे जाने को तैयार रहते हैं। हालांकि लिमिटेड ही एडमिशन होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से प्राइवेट स्कूल्स खुल गए हैं, थिएटर बहुत एक्सपेंड हो गया है, लोग मेहनत कर के थिएटर कर रहे हैं ताकि उनको मौका मिले। तो इस वजह से पहले के से अब में बहुत फ़र्क हो गया है। सर, जब ये डेली सोप वाला आ रहा है जो कि शायद 90 के दशक में आ गया था, तो उस समय पर आपको 90 के बाद आया, क्योंकि 90 में मुझे याद है मैंने उड़ान सीरियल किया था। उस समय DD1 ही था। उस समय ये चैनल्स नहीं आए थे। ये मेरा ख्याल है 93 94-95 के आसपास कहीं जो है, जब ये पहले शायद सैटेलाइट चैनल्स का पहले स्टार प्लस आया था, जी आया था और कलर्स आया था। उसके बाद फिर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब तो न्यूज़ चैनल भी 2-3 हुआ करते थे, अब ढेरों न्यूज़ चैनल्स भी हो गए। और बल्कि मुझे याद है कि हम लोग एक न्यू ईयर्स ईव प्रोग्राम कर रहे थे, तो उसमें थपलियाल जी कहा करते थे कि भाई अब जैसे हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं तो आप देखिए कि जो DD1 की न्यूज़ होती थी उसमें कमर्शियल्स नहीं होते थे। हाँ। बोले धीरे धीरे तो अब इसमें भी कमर्शियल आ जाएंगे, अब तो न्यूज़ में भी कमर्शियल आएंगे। वो ज़माना था, उस समय कोई न्यूज़ वगैरह बिल्कुल
आइसोलेटेड चीज़ें मानी जाती थी कि जिसमें किसी ऐड वैड का कोई सवाल ही नहीं होता था। लेकिन अब तो हर चीज़ कमर्शलाइज हो गई। जी जी जी। तो सर उस टाइम पे आपको ऐसा नहीं लगा कि नौकरी छोड़ दी जाए और पूरी तरह से एक्टिंग को ही कैरियर बना लिया जाए? नहीं, देखिए वो मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने हमेशा इसको शौकिया ही रखा, क्योंकि साइंस में भी मेरा एक कमिटमेंट था। हालांकि मेरे CDRI के कुछ लोग थे जो कि साइंस में नहीं थे, परचेज में थे या दूसरी जगह थे, या हमारे एक आदमी थे जो दूसरे ऑफिस में थे, वो छोड़ा उन्होंने और मुंबई चले गए। और लेकिन बम्बई जाने में क्या था, स्ट्रगल थी, क्योंकि आप वहाँ पर जाएं और फ़ौरन आपको जॉब मिल जाए, ऐसा नहीं था। बॉम्बे में आज भी आप सोचिए कि डेली कम से कम 20-25 हज़ार 30 हज़ार आर्टिस्ट हर दिन नए आते हैं वहाँ पर काम करने के लिए। तो वो तो एक समुद्र है। लेकिन ये ज़रूर है कि जिन्होंने मेहनत की या जिनके कोई कॉन्टैक्ट्स रहे, उनमें टैलेंट था, उनको मौका मिला। तो इस वजह से मैंने कभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहा। और दूसरा, चूँकि साइंस में मेरा इंटरेस्ट भी था एंड इट वाज गोइंग ऑन वेल, और उसके लिए ये भी था कि फिर मुझे बम्बई जाना होगा या कहीं बाहर जाना होगा। आई वॉज लिविंग इन माई हाउस होल्ड। मेरी अर्ली मैरिज हो गई थी, मेरी वाइफ थी साथ में, मेरी मदर फादर थे। सो आई नेवर थॉट ऑफ गोइंग। तो थोड़ी बात हम लोग डिसेबिलिटी सेक्टर के बारे में करना चाहेंगे। बॉलीवुड एक ऐसा मीडियम है जो सोसाइटी में बड़े स्केल पे लोगों के माइंडसेट को अफेक्ट करता है। ऐसा देखा गया है कि बॉलीवुड की स्टोरीज वो समाज से ही निकल करके आती हैं। यहाँ पे कुछ फिल्में हैं जो मैं दर्शकों के लिए अपने बताना चाहूँगा। जीवन न्याय हो गई जो 1936 में आई थी, कशिश 1980, धनवान 1981। इसमें डिसेबिलिटी को एक पनिशमेंट के तौर पे दिखाया गया। अगर रिसेंट में देखें तो कोई मिल गया एक पिक्चर थी जिसमें पहले हाफ में डिसेबिलिटी को आपने मौकरी की तरह दिखाया और सेकंड हाफ में फिर आपने दिखाया कि उसको एक चमत्कारिक शक्ति मिल गई और वो हीरो बन गया। तो यानी डिसेबिलिटी रहते हुए वो बहुत कमज़ोर था और एक चमत्कारी शक्ति के बाद वो हीरो बन गया। ऐसे ही बहुत सी फिल्में हैं जिसमें इसी तरह से पिक्चराइजेशन होता है। बाकी आप देखें तो या तो उनको भिखारी बना दिया जाता है या फिर उनको एक कॉमेडियन की तरह दिखाया जाता है। रिसेंट में कुछ पिक्चरें हैं, आप ब्लैक देखें, श्रेयस तलपड़े की इकबाल आई थी, बहुत अच्छी पिक्चर, जिसमें कि वो एक डेफ एंड म्यूट क्रिकेटर बने हुए थे, जिसने बहुत अच्छा पिक्चराइज किया था डिसेबिलिटी को। तो एक कुछ 2-4 एग्जाम्पल हैं जिनको छोड़ दें तो अदरवाइज डिसेबिलिटी को एक पाप की तरह दिखाया जाता है, गुनाह की तरह दिखाया जाता है, एक सजा के तौर पे दिखाया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि हैंडीकैप अगर होने पे अगर कोई ऐसी फिल्में आती हैं। तो आप देखिए कि हैंडीकैप लोग जो हैं हमारे, उनके लिए गेम्स हो रहे हैं, उनके लिए लाइव शोज हो रहे हैं और हर जगह दे आर एक्सेलिंग। तो देखिए ये तो एक भाई ईश्वर की मर्जी से कभी किसी के साथ कोई अगर घटना, भाई हम ही हैं, अब हम वैसे देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं लेकिन हमारे में बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज हो सकती हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हो सकती हैं जिसमें हम बिल्कुल ब्लैंक है, हमें आती ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें ऐसी जो हम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो ये एक देखिए ये सोच की बात होती है। और मुझे बहुत अच्छी बात है कि अब पब्लिक में और गवर्नमेंट में ये सोच डेवलप हो रही है कि अब देखिए जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी एक ये एक सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन भी है, उसमें एक साहब मिस्टर सेठ रहे, अभी भी हैं वो, तो वो आई कैंप्स लगवाते हैं। आई कैंप्स हम भी लगवाते हैं हरिओम सेवा केंद्र से। वो आई डोनेशन कराते हैं। और उनका एक रिकॉर्ड है, उन्होंने पता नहीं कितने 100 डोनेशंस कराए हैं। तो लोगों में कॉन्शियसनेस आ गई है, ये जागरूकता आ गई है कि अगर हम तो जा ही रहे हैं दुनिया से किसी, या हम तो अब किसी पर्पस के नहीं रह गए हैं। अगर हम किसी का भला कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारी चीज़ें, ये बहुत बदलाव आ रहे हैं लोगों में और मुझे लग रहा है कि आगे आने वाली जो दुनिया है वो दिस इज़ गोइंग टू हैव एवरीबडी एट पार। सर आप मुंबई भी रहे 4-5 साल रिटायरमेंट के बाद में, और फिर आप लखनऊ वापस आ गए, तो क्या हुआ ऐसा कि आपको मुंबई पसंद नहीं आया, लखनऊ से ज़्यादा प्यार था? नहीं, देखिए मुंबई में काम करने वालों के लिए बहुत स्कोप है। और जैसे लोग कहते हैं कि लखनऊ के लोग जब मुंबई जाते हैं तो कहते हैं भाई मुंबई की लाइफ बड़ी फास्ट है, मुझे जमा नहीं। आई लाइक मुंबई वेरी मच, क्योंकि मुझे काम करने में मज़ा आता है।
और इत्तेफाक से मैं वहाँ अकेला ही रहता था जी एंड माय सन हैड परचेज मी ए फ्लैट। जी मेरा अपना फ्लैट था व्हिच वाज फुल्ली फर्निश्ड। लेकिन मैं एंड आई मूव टू मुंबई एट द एज ऑफ 70 ईयर्स आफ्टर ऋषभ करेक्ट खादे। सर। हाँ मैं 70 ईयर्स कर चुका था जिस एज में लोग वापस आते हैं। जी लेकिन चूंकि मुझे काम करने में मज़ा आता है, काम करना पसंद करता है, तो मुझे वापस इसलिए आना पड़ा कि माय ग्रैंडसन वाज ग्रोइंग ग्रोइंग अप। और वो मुझे बहुत प्यारा था, मुझे मिस करता था। मेरी वाइफ भी बम्बई, शी नेवर लाइक्ड, ओके क्योंकि उनकी कोई कंपनी नहीं थी वहाँ पर। हाँ एक तो वो यहाँ टीचर थी, उनका अपना एक सर्किल था, तो फैमिली लाइफ भी मैं थोड़ी मिस करता था वहाँ पर। तो फिर 2018 के बाद जब मैंने सोच लिया कि अब वहाँ अगर मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे लखनऊ से बुलाया जाएगा, जी। जब मैंने ये महसूस कर लिया तो फिर मैं वापस आ गए। आई वॉज मिसिंग माई फैमिली। जी बट एज फार एज लाइफ इज़ कंसर्न, मुझे बम्बई की लाइफ तब भी पसंद थी, आज भी पसंद है। एक्चुअली बम्बई मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि बड़ी प्रोफेशनलिज्म है काम करने में। वो जी वहाँ जब आप सेट पे जाते हैं तो फिर आप खाली नहीं बैठते हैं, आई मीन यू आर बिज़ी। अभी लखनऊ में जो जैसे बाहर से टीम्स आती हैं वो तो बड़ी प्रोफेशनल होती हैं, लेकिन बहुत से अभी क्या हो गया, जो OTT आ गया है, तो OTT का एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि हमारे बहुत से यंगस्टर्स जो नए नए लड़के निकल करके आ रहे हैं एक्टिंग में भी और जो प्रोडक्शन में भी जो काम करना चाहते हैं या जो प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उनके पास छोटे बजट्स हैं, बहुत बड़े बजट नहीं है, बट दे हैव विलिंगनेस टू प्रोड्यूस समथिंग, उनके पास आइडियाज़ हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा स्कोप हो गया। लेकिन उनमें दिक्कत ये होती है कि चूँकि एक्सपीरियंस नहीं होता है तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, वो वर्क कल्चर अभी वो डेवलप नहीं हुआ है। तो वर्क कल्चर इसमें, इसीलिए मैं जब भी किसी के साथ काम करने जाता हूँ, भाई मुझे तो पर डे पैसे मिलते हैं, अगर आपका काम 1 दिन का मुझसे 4 दिन कराएंगे, यू विल पे मी 4 times व्हाट आई करेक्ट डिज़र्व। लेकिन आई डोंट लाइक इट। मुझे अच्छा वो लगता है कि अगर मेरा 1 दिन का काम है तो आप एक प्रोफेशनल कल्चर डेवलप करके 1 ही दिन में उसको ख़त्म करिए। तो मैं ये जो नए नए बच्चे जो काम करते हैं, मैं उनको बताता भी हूँ कि पहले आप होम वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए, अभी मैंने कल एक फिल्म के लिए मैंने बात की है, दे आर गोइंग टू शूट इट इन जुलाई, लेकिन अभी से उन्होंने मुझे इंगेज कर लिया है। अभी अप्रैल का ही महीना है, दे हैव टोल्ड मी टू कीप माई डेट्स फ्री इन जुलाई अगस्त, 2 महीने में एग्जैक्ट डेट्स तो देंगे मुझे। लेकिन तो अभी से उनकी स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, उन्होंने मुझे पूरी स्क्रिप्ट पूरी ब्रीफ की, कहाँ उनकी लोकेशंस हैं वो सब ब्रीफ की। तो ये सारी चीज़ें अभी जो हमारे नए नए बच्चे निकल कर के आ रहे हैं, जो काम करना चाहते हैं, आई गिव देम माई वेरी वेरी बेस्ट विशेज़ कि OTT आज उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया है। बट देन दे हैव टू डू होमवर्क फर्स्ट, किसी एक्सपीरियंस के साथ बैठ करके काम हाँ काम करना चाहिए। अब मैं जाता हूँ, पता लगा दिन भर मेरा 1.5 मिनट का मेरा शूट हुआ है, एक मेरा शॉट हुआ, मैं खाली चला, दिन भर मैं खाली बैठा, तो उसमें क्या होता है कि यू लूज लॉट ऑफ मनी। इट्स ए वेरी एक्सपेंसिव अफेयर। करेक्ट भाई आप भले ही आर्टिस्ट को तो आप जो पे करते हैं सो पे करते हैं, इसके साथ पूरा पैराफर्नेलिया होता है, आपकी पूरी टीम होती है। तो दैट वे अब लखनऊ में काम काफ़ी होने लगा है, लेकिन एक प्रोफेशनलिज्म की अभी थोड़ी सी कमी है यहाँ पर। सर, अब अगर थिएटर की बात करें तो आपने 1960 के दशक में शुरू किया था, तब से लेकर आज तक भारत में बहुत बदलाव आ गया है, हमारी फिल्मों में बहुत बदलाव आ गया, ब्लैक एंड वाइट से हम कलर हो गए, कलर से आज स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह का ज़माना आ गया है। तो आपको क्या लगता है कि थिएटर तब से लेकर के आज तक में बदला है या फिर कुछ वैसे ही वैसा है? जी, बदलाव है, उसमें बदलाव बहुत आ गया है। उस समय एक्टर्स बहुत कम थे, ढूंढने पड़ते और जो लोग वाकई बहुत इंथुसियास्टिक होते थे वही आते थे। आज चूँकि मीडिया का एक्सपेंशन इतना ज़्यादा हो गया है, आप देखिए कम से कम 400-500 चैनल्स आ गए हैं जी। डेली सोप्स आप देखिए, हज़ारों में डेली सोप्स बन रहे हैं, तो जाहिर है कंजम्पशन बहुत बढ़ गया है आर्टिस्ट का। दूसरे ये है कि कुछ भी कहिए आप, थिएटर से आपको जो रिकग्निशन मिलता है आपको अपने एरिया में मिलता है, जो अखबार छापते हैं उससे आप लोगों तक पहुंचते हैं। तो क्या होता है कि जब आप पर्दे के ऊपर आते हैं, चाहे आप छोटे पर्दे पे आए बड़े पर्दे पे आए, सो यू गेट लॉट ऑफ रिकग्निशन। तो उसकी वजह से अब लोग बहुत आ रहे हैं इस फील्ड में। लेकिन दिक्कत ये हो गई कि जो थिएटर की तरफ से कमिटमेंट था
जैसे हम लोग जिस कमिटमेंट से काम करते थे उस कमिटमेंट की अब कमी हो रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप एक कमिटेड थिएटर वर्कर होकर के आप आएंगे तो आपके लिए स्कोप ज़्यादा अच्छा होगा, फिल्म में भी चाहे सीरियल्स हो, क्योंकि जो आप एक्सपीरियंस लेकर के आते हैं, देखिए कितने लोग पढ़ाई अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो पढ़ाई है आप BNA NSD जैसे जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें तो लिमिटेड एडमिशन होते हैं। हम लोग BNA में 20 बच्चे एडमिट करते हैं, NSD में भी ऐसे 20-25 बच्चे साल में एडमिट होते हैं। तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स खुल गए विच आर डैम एक्सपेंसिव। 2-2, 3-3 महीने के 3-3, 4-4 लाख रुपए उनके कोर्सेज के मिलते हैं। उसके बाद भी आपको ये यकीन, आपको गारंटी कोई जमानत नहीं दी जाती है कि आपको रोल मिलेगा। हाँ। उसके लिए यू हैव टू कम्पीट। जैसे मान लीजिए कि यहाँ बालाजी है, अब बालाजी इंस्टीट्यूट बहुत दिनों से काम कर रहा है, बहुत से बच्चे निकल रहे हैं उसमें, लेकिन बालाजी में करने के बाद आपको ये गारंटी नहीं कि आपको बालाजी में रोल मिलेगा जरूर। यू हैव टू कम थ्रू ओपन चैनल। तो मेरा मानना यह है कि जो कमिटमेंट पहले थिएटर का लोगों में था या हम लोगों में था वो अब कहीं लैक कर रहा है। तो बच्चों को चाहिए कि थिएटर का कमिटमेंट ही उनको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। आज देखिए जो भी एक्टर्स हैं, आप अनुपम खेर साहब को देखिए, मैंने साहब उनको एक्ट करते हुए देखा, मैंने उनके साथ रेडियो TV प्लेज में भी काम किया है। स्टेज में भी इत्तेफाक से यहूदी की लड़की में जो रोल मैंने किया है उससे पहले खेर साहब ही कर रहे थे। तो मैं उनको एक्ट करते हुए देखता था। इत्तेफाक से 15 दिन उन्होंने हमारे साथ रिहर्स किया, उसके बाद में उनको सारांश पिक्चर मिल गई तो उनको जाना पड़ा। सो ही लेफ्ट इट इन बिटवीन, बट आई हैड सीन हिम एक्टिंग, तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। जी जी जी। आई लर्न ए लॉट फ्रॉम हिज एक्टिंग। तो इसी तरीके से आज आप देखिए जो भी बड़े बड़े एक्टर्स काम कर रहे हैं, जैसे नसीर भाई हैं, ओमपुरी जी थे, ओम शिवपुरी जी थे, सुधा शिवपुरी जी थी जी। आजकल उनका सीरियल वो सास बहू वाला रिपीट हो रहा है, या मनोज बाजपेयी हैं, जितने भी एक्टर्स हैं आप देखिए ज़्यादातर जो हैं वो थिएटर से आ रहे हैं। जो फिल्म वाले हैं भाई, जिनके फादर मदर रहे हैं, वो कुछ आए हो डायरेक्टली तो बात अलग है। इंस्टीट्यूट से भी निकल करके कुछ बच्चे आ रहे हैं, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, बट मेजॉरिटी ऑफ पीपल हु आर परफॉर्मिंग एंड हु आर अर्निंग नेम, आप राजपाल यादव को देखिए, मतलब आज कॉमेडी में ही इज नो पैरेलल। ही इज फ्रॉम भारतीय नाट्य अकेडमी, देन फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नवाजुद्दीन के बारे में भी हमने बात की ही है। तो ये जितने लोग हैं ये सब थिएटर से ही निकल करके आ रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो मैं ये अपने थिएटर के लोगों को कहना चाहूँगा, जो आज एक डिफरेंस पैदा हो गया है कि आज ग्रुप्स बहुत सारे बन गए। लोगों को लगता है यार थिएटर कर लो, कुछ हमारे बारे में पता लग जाएगा कि हम थिएटर करते हैं, कुछ ना कुछ तो बोल ही देंगे, बोल देंगे, आप पर्दे पे भी आ जाएंगे। लेकिन आप एक्सपेक्ट करें कि आपको फिर वो बढ़िया रोल्स मिले, आपको चैलेंजिंग रोल्स मिले, वो नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपको मेहनत थिएटर में करनी पड़ेगी, बिकॉज आई कंसिडर थिएटर एज वन ऑफ द बेस्ट मीडियम ऑफ लर्निंग। सर, उड़ान में 1989 में आपने SSP बशीर अहमद का रोल किया था, जो कि बहुत ही फेमस हुआ था। ये सुनने में आता है कि आपको लोग पुलिस वाला ही समझने लगे थे, यहाँ तक कि ये भी कहने में आता है कि सुनने में आता है कि DM साहब आपको कप्तान साहब ही बुलाते थे। तो उस समय में CDRI में साइंटिस्ट रहते रहते आपको ये रोल कैसे मिला, और फिर उसके बाद ये रोल, चूँकि एक सीरियल था जिसकी शूटिंग लंबी होती है, तो कैसे आपने मैनेज किया साइंटिस्ट का काम और ये सीरियल में काम करना? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उड़ान जब मैंने सीरियल मिला था वो मुझे देखिए थिएटर की वजह से मिला जी। उस बार लखनऊ महोत्सव अलग अलग एरियाज में मनाया गया था, और चौक में भी एक उसका सेंटर था लखनऊ महोत्सव का, वहाँ मेरा प्ले हो रहा था यहूदी की लड़की जी। वहाँ कविता चौधरी के भाई जो थे ये जस्ट वॉक्ड इन, कपिल, हाँ, और उनको मेरा रोल बहुत अच्छा लगा यहूदी का। तो ग्रीन रूम में शो के बाद आए, बोले मेरी सिस्टर एक सीरियल बना रही है, आप काम करेंगे? तो मैंने ये भी नहीं पूछा क्या रोल करना है, क्या करना है, भाई पर्दे पे आना ही बहुत बड़ी बात होती थी। मैंने कहा यस, क्यों नहीं करूँगा। उसके बाद 2 महीने बाद आई गई होगी, कोई फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, तो मैं कहा कि ऐसे ही भूल भाल गए होंगे, कुछ होंगे। बट वन फाइन मॉर्निंग आई गॉट ए कॉल फ्रॉम बॉम्बे, कपिल का, कि कैन यू फ्लाई टुमारो। मैंने नहीं, कल तो नहीं, हाँ 1 दिन का टाइम दीजिए, मुझे ऑफिस में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। और मैं गया, मैंने किया। फिर उसकी इनिशियल शूटिंग तो लखनऊ में हुई, लेकिन ज़्यादातर शूटिंग बॉम्बे में होती थी और मैं बराबर जाता था। लेकिन मैं अपने साइंस को बिल्कुल बैलेंस रखता था। जैसे शूटिंग की डेट्स मुझे मालूम होती थी, मैं अपने एक्सपेरिमेंट्स इस ढंग से प्लान करता था,
so that I can manage those Breaks. माई हॉलीडे। और इसमें बहुत बड़ा मुझे सपोर्ट मिलता था मेरे कलीग्स का, बाद में मेरे स्टूडेंट्स का, क्योंकि मेरे बहुत सारे पीएचडी स्टूडेंट्स भी रहे। तो वो पीएचडी स्टूडेंट्स जो होते थे, एज यू ग्रो फिर आप लीडर ज़्यादा हो जाते हैं, खुद एक्सपेरिमेंट आपको कम करना पड़ता है जी। तो दैट वे आई मस्ट से कि आई वॉज प्रिविलेज टू हैव वेरी गुड कलीग्स इन माई इंस्टीट्यूट। हमारे डायरेक्टर, हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स, हमारे कलीग, तो हम प्लानिंग ऐसी करते थे। और ये भी आपको बताऊँ, मैं यहाँ भी जब प्लान करता था, यहाँ भी अक्सर दिन में मुझे रिहर्सल के लिए जाना हुआ, रेडियो की या टीवी की, थिएटर की तो शाम को होती थी लेकिन ये दिन में होती थी। तो मैं अपने एक्सपेरिमेंट ऐसे प्लान करता था, मुझे रात में अक्सर आना पड़ता था। मैं रात में 1-1 बजे 2-2 बजे, अगर कोई मेरा कलीग भी साथ में, उनको मैंने अपनी स्कूटर पे बिठाया और लेकर के लैब चले आ रहे हैं। और ऐसे में बताऊँ, मैं जर्मनी रहा मैं 1.5 साल जी। जर्मनी में भी मैं थिएटर देखना चाहता था, लेकिन मेरे पास काम इतना था, बल्कि मेरा प्रोफेसर मुझसे कहता था कि भाई यू शुड टेक लीव एंड यू शुड गो। तो मैं उनसे ही कहता था, नहीं, सरकार ने मुझे जिस काम के लिए, मेरे इंस्टीट्यूट ने जो मुझे सीखने के लिए भेजा है, दैट इज़ माई फर्स्ट कमिटमेंट। और वहाँ अक्सर ये होता था कि लैब में, मेरा फ्लैट पास ही में था, तो रात भर मैं एक्सपेरिमेंट करता था। एंड माई वाइफ यूज टू कम टू लैब, शी विल जॉइन द चेयर्स एंड शी विल स्लीप देयर इटसेल्फ। तो दैट वे मैं साइंस और थिएटर में दोनों मैनेज कर सका। लेकिन उसमें मेरे अपने साथ में, जो मैंने बताया, मेरे कलीग्स का, मेरे जो स्टूडेंट्स थे, मेरे साथी थे, उनका बहुत बड़ा रोल रहा। नहीं, बल्कि जब जैसे मैं उड़ान करके आता था जी, तो इंस्टीट्यूट के लोगों को भी बड़ी खुशी होती थी कि उनके बीच का कोई आदमी जो है। जी जी। तो ये आपकी काबिलियत की वजह से ही मुमकिन हो पा रहा था। थिएटर, जैसे मैंने बताया कि जब मैंने थिएटर शुरू किया, तो वो जो हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने देखा कि मेरा स्टेज लो है, मैं तखत मंगा करके लगाता हूँ, तो बोले, रस्तोगी, क्यों ना तुम्हारे स्टेज को ही हम परमानेंटली ऊंचा करा दें। जी जी। और फिर CDRI में रेगुलर थिएटर है, क्योंकि वहाँ क्या होता था, वहाँ मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह हम लोग बहुत करते थे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, नेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते थे। तो उसमें कल्चरली इवेंट्स भी होती थी कि भाई दिन भर तो सब मीटिंग है, शाम को कल्चरली, उसमें ज़्यादातर नाच गाना या म्यूज़िक का प्रोग्राम होता था, डांसेस होते थे। जी जी। मैंने उसमें थिएटर भी इंट्रोड्यूस कर दिया। थिएटर चूँकि कुछ आर्ट ऐसी है कि जो डांस और म्यूज़िक के बहुत ख़ास पसंद के लोग होते हैं, लेकिन थिएटर कुछ ऐसा जनरल पसंद लोगों की होती है। तो इस वजह से वहाँ के लोग भी हमें इसमें सपोर्ट करने लगे। सो दैट वे आई सेड कि आई वॉज वेरी प्रिविलेज। ये जैसा आपने कहा, ये हर जगह संभव नहीं है। अगर आपके कलीग्स के साथ आपकी रेपो अच्छी नहीं है, आपका कोऑर्डिनेशन बढ़िया नहीं है, और आप उसको इस ढंग से नहीं मैनेज कर सकते हैं, देन थिंग्स बिकम वेरी। सर, आज का यूथ अगर आप देखें तो थोड़ा जल्दी में रहते हैं, सबको जल्दी सक्सेस चाहिए। शायद इसका कारण आईटी में जो चेंजेस आए हैं, जो आजकल इन्फॉर्मेशन बहुत तेज़ फ्लो करती है, वो भी हो सकती है, या फिर टाइम की डिमांड है। तो आप क्या उनको सक्सेसफुल होने का मंत्र देना चाहेंगे, खासकर वो लोग जो आपकी फील्ड में आना चाहते हैं? इसमें सक्सेस का मैंने कहीं पढ़ा हुआ है, मेरा अपना नहीं है, कि होता है P इज परसिवरेंस। जी। जैसे आप बॉम्बे जाते हैं, हाँ, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कल काम में। देखिए, मैं इशकज़ादे फिल्म करके गया तो मुझे बुलाया गया था। जी जी जी। दैट इज़ व्हाई आई कुड गेट लॉट ऑफ वर्क राइट इन द बिगिनिंग। अदरवाइज, जैसे मैंने बताया कि वहाँ 20-25 हज़ार आर्टिस्ट रोज आते हैं, यू हैव टू स्ट्रगल। उस स्ट्रगल में अगर आपकी जेन्युइननेस है, यू शुड नॉट लूज पेशेंस। तो परसिवरेंस होनी चाहिए। बिल्कुल। देन हार्ड वर्क, कि पता लगा कि आज आपको एक दिन में 4 जगह ऑडिशन देने के लिए जाना, आप इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, यू हैव टू डू दैट। देन टैलेंट तो कुछ होनी ही होगी। देखिए, अगर टैलेंट नहीं है तो आप सोचिए कि लोगों को लगता है बहुत आसान है थिएटर करना। अरे यार, अमिताभ बच्चन क्या डायलॉग बोलता है, मैं नहीं बोल सकता हूँ। बहुत से लोग मुझे ऑडिशन भेजते हैं, सर मेरे ऑडिशन देखिए। बट व्हेन यू गो बिफोर द कैमरा, अभी भी मैं बताऊँ, जब मैं कैमरे के सामने पहले जाता हूँ तो 2 सेकेंड के लिए मुझे लगता है कि आई मस्ट कंपोज माई सेल्फ। तो टैलेंट थोड़ी तो होनी होती है, एंड दिस ऑल कंबाइंड, यू हैव टू हैव लक। अपने दर्शकों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सर सोशल वर्क में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और लखनऊ में हरिओम सेवा केंद्र के नाम से एक संस्था भी चलाते हैं जो गरीबों को मुफ्त में इलाज वगैरह मुहैया कराती है। तो मैं चाहूँगा सर, इसके बारे में आप ही विस्तार से कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। एक्चुअली मेरे बड़े भाई साहब
चंद्रकिशोर रस्तोगी, उनको लोग प्यार से बाबूजी कहते हैं जी। वो करीब 23-24 साल पहले उन्होंने हरिओम सेवा केंद्र के नाम से जी। एक संस्था बनाई थी विद द हेल्प ऑफ डोनर्स फ्रॉम द सिटी जी। और उसका पर्पज़ ये है कि मेडिकल कॉलेज में जो गरीब पेशेंट्स आते हैं, इंस्टीट्यूट्स होते हैं जिनकी कोई मदद करने वाला नहीं होता है, भाई डॉक्टर्स काफ़ी मेडिसिन तो मेडिकल कॉलेज में मिल जाती है, लेकिन बहुत सी मेडिसिन नहीं होती, डॉक्टर उनको पर्ची थमा देते हैं। जी, जी। अब वो सोचिए कि बहुत से लोग कितनी विषम परिस्थितियों में आते हैं, कोई अपना खेत गिरवी रख करके आता है, कोई अपनी फसल बेच करके आता है, आप देखिएगा भीड़ लगी रहती है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम लोग दवाएं देने का काम करते हैं जी। अभी तक ये हो रहा था कि हम कुछ दवाएं में स्टोर करते थे, वो देते थे, लेकिन अभी माय ब्रदर हैज become very old, he is now 90 years. तो I am trying to help him and people in that committee. तो हम लोगों ने तय किया कि अब हम उन पेशेंट को सारी दवाएं देंगे। ओके। भले ही हमें लोकल परचेज से करना पड़े, उसी समय परचेज करना पड़े। दूसरे हम लोगों ने शुरू किया है कि हम उन गरीब पेशेंट्स के जो पैथोलॉजिकल टेस्ट हैं वो हम उनको फ्री सर्विस प्रोवाइड करेंगे। हमने कुछ लैब्स आइडेंटिफाई कर ली जो हमें हेवी डिस्काउंट देंगी, लेकिन डिस्काउंट के बावजूद भी उनको पैसा नहीं देना पड़ेगा, दैट विल बी रीइंबर्स्ड। गरीब पेशेंट्स को पैसा नहीं देना पड़ेगा। इसी तरीके से हम लोग ब्लड कैंप्स, अभी 2 साल कोरोना की वजह से हम लोग ब्लड कैंप्स नहीं लगाते। जी जी। हम ब्लड कैंप्स लगाते हैं इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट्स में जा करके, मेडिकल इंस्टीट्यूट्स में जा करके, अलग अलग इंस्टीट्यूट्स में जा करके वहाँ से जो ब्लड हम कलेक्ट करते हैं, तो कोई अगर आता है कि पहले तो हम कोशिश करते हैं कि जो डोनर जो जिसको रिक्वायरमेंट है उसका कोई सगा संबंधी ही डोनेट करे। जी जी जी। अगर किसी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको मान लीजिए 4 यूनिट ब्लड चाहिए, उनके पास 2 ही देने वाले हैं, जी जी, तो हम 2 यूनिट ब्लड हम उनको फ्री अपनी तरफ से प्रोवाइड कराते हैं कि फलानी जगह हमारा ब्लड है, तो ब्लड भी देते हैं। ऐसे ही हम आई कैंप्स भी लगाते हैं। यहाँ पर इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल है जी, कैसरबाग में तो वो कैंप्स लगाते हैं। 500 रुपये कैटरेक्ट के ऑपरेशन के लेते हैं, सिर्फ 500। ओके। और 300 रुपये चश्मे के लेते हैं, लेकिन उससे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते। तो हम उनके साथ मिलकर के हम आई कैंप्स दूर दराज एरियाज में, देहातों वगैरह में लगाते हैं। तो एक तो उनको फैसिलिटी मिल जाती है आँख जांच करने की, दूसरे वो जो पैसा नहीं दे पाते हम उनके ऑपरेशन का पैसा देते हैं, हम उनके चश्मे का पैसा देते हैं। तो इस टाइप से एक मतलब समुद्र में एक बूंद भर डालने की हम लोग कोशिश प्रयास में हैं। अब इसमें मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो सब भी, चूंकि भाई साहब इतने सालों से सर्विस कर रहे हैं, वो सब भी जानते हैं। अक्सर वो हमें डायरेक्टली फ़ोन करते हैं कि रस्तोगी साहब एक पेशेंट है, उसको फलानी चीज़ की ज़रूरत है। जी जी। हम अक्सर उनको डायलिसिस किट्स देते हैं जी, क्योंकि अक्सर नहीं अवेलेबल होते हैं और गरीब को तो मान ली फ़ौरन ज़रूरत है। बिल्कुल। डायलिसिस किट्स देते हैं, ये जैसे मान लीजिए स्टेप्रोकाइनेज वगैरह के इंजेक्शंस हैं जो विच आर वेरी कॉस्टली और कभी मान लीजिए नहीं मिले मेडिकल कॉलेज में, तो वी ट्राई टू प्रोवाइड दिस थिंग। तो आप लोगों की नॉलेज में कोई अगर ऐसा पेशेंट है जो मेडिकल कॉलेज में एडमिटेड है या ओपीडी में दिखाने गया हुआ है, उसको डॉक्टर्स दवा प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, उसके पास पैसे नहीं है लेने के लिए, गरीब है, वी आर देयर टू प्रोवाइड ऑल हेल्प। और हमारा ऑफिस हरिओम सेवा केंद्र का बिल्कुल मेडिकल कॉलेज के पास ही में है जी। क्वीन मैरीज हॉस्पिटल से के बराबर में पानी की टंकी है, उसी के पास हरिओम सेवा केंद्र का ऑफिस है। एनीबडी जिसके पास ऐसी ज़रूरत हो दे कैन विजिट। डॉक्टर साहब, आपकी कहानी वाकई बहुत प्रेरणादायक है। आपने जितने रोल रियल लाइफ में जीवंत किए हैं, शायद उससे ज़्यादा आपने रियल लाइफ में भी जिए हैं। आपने ये सिद्ध कर दिया है कि एज इज़ जस्ट अ नंबर। आपको हमारी तरफ से आपके आने वाले प्रोजेक्ट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हमारे शो पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।